हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो स्टूडेंट्स, जो हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं, जो हमने बेसिक एक सीरीज स्टार्ट की है लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है, जिसमें हम ऑलरेडी लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शंस ये सब कुछ कर चुके हैं। उसी सीरीज़ के अंदर हमारे पास अब ये नया सेक्शन आ रहा है, ऑर्डरिंग एंड कंपैरिजन। तो बेसिकली इसमें क्या है कि अब ये पार्ट एक तरह से आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशंस का ही है, अरेंजमेंट्स का ही पार्ट है। इसमें हमें चीज़ों को, लोगों को अरेंज करना होता है एज़ पर देयर लेट्स से एज या उनकी हाइट या उनके रैंक के हिसाब से उनको अरेंज करना होता है। बेसिकली है ये अरेंजमेंट ही है, ठीक है। सिर्फ ये कि लोगों को अरेंज करना पड़ता है एज, हाइट और रैंक के हिसाब से, राइट। या कुछ चीज़ें दे रखी हैं, उनके वेट के हिसाब से उनको अरेंज करना है, राइट। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट्स है, जहाँ पे बेसिकली हमें एक ऑर्डर लगाना है, एक सीक्वेंसेस करनी है या दो चीज़ों को कंपेयर करना है, ठीक है, वो पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो अब इसको ये मान के चलना कि ये थोड़ा सा ही है, ये अरेंजमेंट का या डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेशन ऑन दिस ऑर्डरिंग एंड कंपैरिजन। तो जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से सेट करेंगे, क्योंकि पहला सेशन है, तो इसमें बहुत से बेसिक हम जो है सेट डिस्कस करेंगे। कुछ पहले जो सेट्स होंगे वो सिर्फ सिंगल क्वेश्चन वाले सेट होंगे। फिर एक सेट हम करेंगे जिसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, राइट। फिर उसके बाद जो सेकेंड क्लास आएगी इसकी या थर्ड क्लास आएगी, उसमें हम प्रॉपर जो 3-4 क्वेश्चन वाले सेट है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, KLMNOP, these are the 6 trees in a garden, right? So neither M nor N is the tallest tree। तो देखा जाए तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि हमें यहाँ पे ट्रीज़ को उनकी हाइट के हिसाब से यहाँ पे अरेंज करना है, क्योंकि पहली लाइन ने बोल दिया दैट नीदर M nor N is the tallest, ठीक है। ट्री L is taller than P but shorter than K। ट्री O is as tall as P but taller than M। So which of the following is the tallest tree, राइट जी। तो अब यहाँ पे हमें ट्रीज़ को हमें अरेंज करना है उनकी हाइट के हिसाब से। तो क्या क्या दे रखा है, यहाँ बोला गया M और N इज़ नॉट टॉलेस्ट, ठीक है। तो ना तो M ना ही N टॉलेस्ट ट्री है, इनमें से कोई भी टॉलेस्ट नहीं है, ठीक है जी। और क्या दिया हुआ है, ट्री L इज़ टॉलर देन P बट शॉर्टर देन K। तो L जो है इसकी हाइट P से ज़्यादा है लेकिन K से कम है, ठीक है। तो L इज़ टॉलर देन P, L की हाइट P से ज़्यादा है, K से कम है। नेक्स्ट, ट्री O इज़ एज टॉल एज P बट टॉलर देन M। तो O जो है उसकी हाइट उतनी ही है जितनी P की है, जितनी P की है उतनी हाइट O की है, ठीक है। बट O जो है इट इज़ टॉलर देन M, तो O जो है M से टॉलर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ट्री टॉलेस्ट होगा। अब देखो, मुझे पता है M और N टॉलेस्ट नहीं है, सो M इज़ नॉट द टॉलेस्ट वन, N इज़ नॉट द टॉलेस्ट, ठीक है। O P इनसे बड़ा तो L ही है और L से बड़ा K है। तो देखा जाए जो 6 ट्रीज थे, 6 ट्रीज थे, K L M N O P, इनमें से ना तो L टॉलेस्ट है, ना M, ना N, ना O, ना P। तो टॉलेस्ट कौन बनेगा, K। सो K इज़ द वन विच इज़ द टॉलेस्ट ट्री, राइट। सो ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। सो बहुत बेसिक से सेट है, बहुत बेसिक सी यहाँ पे अरेंजमेंट्स हम कर रहे हैं ये वाली, क्योंकि ये सीरीज़ उन्हीं के लिए है जो अभी अपनी कैट की प्रेपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और जिनको लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा उनको दिक्कत कर रही है और कैसे हमें सेट्स को या इन्फॉर्मेशन को हमें अरेंज करना होता है, कैसे हमें इन्फॉर्मेशन में से इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकाल के सबसे पहले अरेंज करनी होती हैं। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। It says when the reports of the annual profits of 5 companies were submitted, it was found that no 2 companies had the same profit, ठीक है जी। एनुअल प्रॉफिट्स 5 कंपनीज के हैं, ठीक है। उनमें से क्या मिला हमें, दैट no 2 companies had the same profit, मतलब पांचों कंपनीज के प्रॉफिट्स वर डिफरेंट और डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्या दे रखा है, B got more profit than D but less than E। तो B का प्रॉफिट D से ज़्यादा है लेकिन E से कम है, ठीक है, E से कम है। सो B का प्रॉफिट D से ज़्यादा है लेकिन E से कम है। वेयरएज A गॉट मोर प्रॉफिट देन C बट लेस देन E। A का प्रॉफिट C से ज़्यादा है लेकिन E से कम है। अब क्वेश्चन कह रहा है हाईएस्ट प्रॉफिट किसका होगा। अब देखो, हाईएस्ट में मुझे इतना पता है E का प्रॉफिट अब B से भी ज़्यादा है, D से भी ज़्यादा है, A से भी ज़्यादा है, C से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो E का प्रॉफिट इन चारों कंपनी से ज़्यादा है, टोटल 5 ही कंपनीज हैं। सो E इज़ द कंपनी जिसका प्रॉफिट हाईएस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना मुझे
ये नहीं पता कि सेकंड हाईएस्ट किसका है, क्योंकि इतना पता है ई का प्रॉफिट बी से ज़्यादा है, ई का प्रॉफिट ए से ज़्यादा है, लेकिन ए और बी में किसका प्रॉफिट ज़्यादा है ये नहीं पता। तो अगर सेकंड हाईएस्ट पूछा जाए तो वो हम नहीं निकाल पाएंगे, वो बी भी हो सकता है, वो ए भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। All right, 6 persons A, B, C, D, E, F leave for the station in such a way that C leaves before F and after D leaves। ठीक है जी, अब 6 लोग हैं, स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, किस तरह से निकल रहे हैं? C leaves before F, तो C जो है वो F से पहले निकल रहा है, तो मैं इस तरफ को अर्ली वाला जो पहले निकल रहा है उसको इधर लगा रहा हूँ, जो बाद में निकल रहे हैं उनको इधर अरेंज कर रहे हैं। C leaves before F and after D, तो C D के बाद लीव कर रहा है, D C F ये ऑर्डर होगा। Whereas E leaves before B, E जो है वो B से पहले निकल रहा है। Who leaves before F, ये B की बात हो रही है। Whereas E leaves before B, who leaves before F, तो B जो है ये F से पहले निकल रहा है, तो बेसिकली F जो है वो E B C D इन चारों के बाद निकल रहा है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? A leaves after both F and C leave, तो A जो है वो F के बाद निकल रहा है, तो A F के बाद निकलेगा, A F के बाद निकलेगा। सो A जो है बेसिकली देखा जाए वो C D E F B सब के बाद निकल रहा है। ठीक है, सो हु इज़ द लास्ट पर्सन टू लीव, ऑब्वियसली बात है वो A आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि A अगर आप देखो A B के बाद निकल रहा है, C के बाद निकल रहा है, D के बाद निकल रहा है, E के बाद निकल रहा है और F के भी बाद निकल रहा है। राइट, सो A विल बी द पर्सन जो सबसे आखिर में निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब यहां पे बोला गया है, अ पोइम हैज 7 लाइन्स ईच ऑफ विच स्टार्ट्स विद द लेटर P Q R S T U V। The line starting with R is the third from the bottom, line starting with V is second from the top, the line starting with Q and that starting with U have exactly 3 lines in between. Either S or P is the only letter between R and U, so the poem is likely to start with। So basically क्या एक poem है जिसमें total 7 lines हैं। ठीक है, जो पहली लाइन है poem की वो स्टार्ट होती है लेटर P के साथ, सेकेंड लाइन नॉट विद P, सॉरी इस ऑर्डर में नहीं है, जो लाइंस स्टार्ट हो रही हैं वो P Q R S T U V इन लेटर से हो रही हैं। अब पहली लाइन किससे स्टार्ट होती है, दूसरी किससे होती है हमें नहीं पता, बट लेटर्स यही होंगे। एक लाइन होगी इन 7 में से जो P से स्टार्ट होगी, P लेटर से स्टार्ट होगी, दूसरी लाइन Q लेटर से स्टार्ट होगी, तीसरी R S S T U और V, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। ऐसा नहीं कि पहली लाइन P से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हमें वही पूछा गया है कि पोइम इज़ लाइकली टू स्टार्ट विद, पोइम की पहली लाइन कौन से लेटर से स्टार्ट होगी। ठीक है, राइट जी। सो यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 हमने इस तरह से लाइंस रख दी, लाइन 1 2 लाइन 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। द लाइन स्टार्टिंग विद R इज थर्ड फ्रॉम बॉटम, थर्ड फ्रॉम बॉटम मतलब ये लाइन R से स्टार्ट होती है। ठीक है जी, एंड लाइन स्टार्टिंग विद V इज सेकेंड फ्रॉम टॉप, सेकेंड फ्रॉम टॉप मतलब ये लाइन जो है ये लेटर V से स्टार्ट होगी। द लाइन स्टार्टिंग विद Q एंड स्टार्टिंग विद U हैव एग्जैक्टली 3 लाइन्स इन बिटवीन देम, पर मुझे ये नहीं बताया कि Q ऊपर है, Q जो है वो U से पहले होगी या U Q से पहले होगी, ये नहीं बताया गया। ठीक है, तो Q लाइन जो Q लेटर से स्टार्ट हो रही है वो U लेटर से पहले आ सकती है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, जो लाइन U से स्टार्ट हो रही है वो Q से पहले आ सकती है। ठीक है, तो हमें ये नहीं बताया गया। सो अभी के लिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि Q वाली लाइन पहले स्टार्ट होती है, ऊपर है, और U वाली लाइन नीचे है, बाद में इसको इंटरचेंज कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए Q यहाँ पे है तो 1 2 3 छोड़ के U यहाँ होना चाहिए था, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये नहीं हो सकता। अगर Q यहाँ हो नहीं सकता, अगर Q यहाँ होता है तो 1 2 3 छोड़ के U यहाँ हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है कि Q यहाँ पे है और U यहाँ पे है, या उल्टा भी हो सकता है, U यहाँ हो सकता है, U ऊपर हो सकता है और Q यहाँ हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ देख लिया। Q लाइन 3 अगर Q से स्टार्ट हो रही है तो 7th U से होगी, या फिर अगर 3rd U से हो रही है तो 7th Q से होगी। ठीक है, सो दैट इनके बीच में 3 लाइन्स आ जाएंगी।
और क्या दिया हुआ है, इधर एस और पी इज द ओनली लेटर बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में सिर्फ एस और पी है। एक काम करते हैं यार, यहाँ पे ना इसको अलग बनाते हैं एक बार के लिए, अलग मतलब एक बार फिर से यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, 6 और 7, 7th पे मुझे यहाँ पता है यहाँ V है, ठीक है, और यहाँ पे R है, तो मैंने 3rd पे Q रखा, मैं 3rd पे U भी रख सकता हूँ और 7th पे U की जगह Q भी आ सकता है। ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ बोला जा रहा है इधर S और P इज द ओनली लेटर बिटवीन R एंड U, तो R और U के बीच में सिर्फ S या P आएगा, मतलब R और U के बीच में यहाँ पे लाइन जो है वो S से या U से स्टार्ट, S से या P से स्टार्ट होगी, S से या P से स्टार्ट होगी। सिमिलरली R और U में यहाँ पे जो लाइन है या तो S से स्टार्ट होती है या फिर वो P से स्टार्ट होती है। अब क्वेश्चन ही कह रहा है कि पोइम किससे स्टार्ट होगी, किस लेटर से स्टार्ट होगी। देखो अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमने आइडियल देखा जाए V की पोजीशन को फिक्स कर दिया हुआ है, V इज द सेकंड, V लेटर से जो लाइन स्टार्ट हो रही है वो सेकंड लाइन है, V हमने कर दिया फिक्स, Q फिक्स हो चुका है, बेशक वो थर्ड लाइन वाला हो या 7th पे हो, बट वो फर्स्ट पे नहीं हो सकता। ठीक है। सिमिलरली R और U, आपने R और U भी फिक्स कर दिए हैं, R आपका 5th लाइन स्टार्ट करेगा और U लेटर आपका या तो 7th लाइन स्टार्ट करेगा या फिर वो 3rd लाइन स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो V Q R U इनकी पोजीशंस लगभग आप बोल सकते हो कि फिक्स है, या ऐसे बोलो कि V Q R U में से कोई भी लेटर फर्स्ट लाइन का नहीं हो सकता। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का कौन सा होगा फिर, जो बाकी बच गए, बाकी कौन से बचे हैं, P Q R निकल गया, S T U V, तो ये 3 लेटर बच गए आपके पास। सो पहली लाइन जो है वो लेटर P से स्टार्ट हो सकती है, लेटर S से हो सकती है, लेटर T से हो सकती है, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है ना। मान लीजिए अगर ये सिचुएशन लेके चलते हो आप, हो सकता है कि ये लाइन S से स्टार्ट हो रही हो, ये P से हो रही हो, ये पॉसिबल है, T यहाँ आ जाए, पॉसिबल है, या फिर हो सकता है कि P यहाँ पे हो, S यहाँ पे हो, ये भी पॉसिबल है, या हो सकता है कि S यहाँ पे हो, S यहाँ पे हो, T यहाँ पे हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे इनके लिए। सो यहाँ पे अगर बोला गया कि P या S होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि P और मतलब, अब इसका मतलब सिंपल ये कि या तो P होगा तो S यहाँ आ सकता है, यहाँ S होगा तो P यहाँ आ सकता है। ठीक है ना। यहाँ P हुआ तो यहाँ S आ सकता है, यहाँ S हुआ तो यहाँ P आ सकता है, यहाँ P हुआ तो यहाँ S आ सकता है, P S और T यहाँ आ सकता है। राइट। सो पहली जो लाइन होगी वो T से, S से या P से किसी से भी स्टार्ट हो सकती है। सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप समझ आया होगा सबको ये। ठीक है। ऑलराइट, यहाँ बोला गया देयर आर 5 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर, 5 different colors, orange, white, blue, green and red. Each one of them is of different weight and different cost and are numbered from 1 to 5 from the heaviest to lightest. मतलब 1 is the heaviest, 2 is the second heaviest and number 5 is the lightest box. And the costliest to the cheapest. मतलब जो number 1 पे होगा वो सबसे ज़्यादा costliest होगा, number 2 वाला second costliest होगा and so on, number 5 वाला जो होगा वो cheapest होगा। Right जी, the blue box is 4th in the order of weight and costlier than red box, whereas green box is the lightest of all. Orange box is cheapest of all the boxes. Red box is lighter than white and heavier than orange. Which of these is the heaviest of all the boxes? Now, if you look at the question itself, you will find कि cost पूछा ही नहीं हमें, है ना। पूरा अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ लूँ एक बार के लिए, तो कहीं पे भी किसी बॉक्स की कॉस्ट नहीं पूछी हुई है। आखिर में क्या पूछा है कि हैवीएस्ट बॉक्स कौन सा है, तो मतलब अगर इनको मैं इनके वेट के हिसाब से भी लगा लूँगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। मुझे कॉस्ट की ज़रूरत इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। ठीक है। चलिए देखते हैं इनको वेट के हिसाब से कैसे लगा सकते हैं। 1 2 3 4 और 5। अब क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, द ब्लू बॉक्स इज 4th इन ऑर्डर ऑफ वेट, तो 4th नंबर पे ब्लू है। whereas green box is the lightest of all, तो ग्रीन जो है वो सबसे हल्का है।
ग्रीन बॉक्स इज द लाइटेस्ट। ऑरेंज इज चीपेस्ट, छोड़ दो इसको। रेड इज लाइटर देन वाइट एंड हैवियर देन ऑरेंज। तो रेड बेसिकली इज हैवियर देन ऑरेंज बॉक्स एंड लाइटर देन वाइट बॉक्स। तो बेसिकली इनका ऑर्डर ये चलेगा, वाइट रेड से भारी है, रेड ऑरेंज से भारी है। तो इन तीनों को हमें अरेंज करना है, तो 1 2 3 पोजीशन पे आएगा। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे वाइट आएगा जो हैवीएस्ट होगा आपके पास, फिर रेड आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ऑरेंज आना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हैवीएस्ट कौन सा है? तो हैवीएस्ट इज वाइट। तो वाइट बॉक्स जो है वो हैवीएस्ट है, ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ऑलराइट, अब ये हमारे पास एक सेट है जिसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लोगों को उनके रैंक के हिसाब से अरेंज करना है। क्या क्या दे रखा है, अ टेलीविजन प्रोग्राम कंडक्ट्स अ गेम अमंग द पार्टिसिपेंट्स एंड गिव्स अ टोटल प्राइज मनी ऑफ 150 लाख टू द पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन 3 राउंड्स इन द गेम। तो 3 राउंड्स हैं। 50% ऑफ द प्राइज मनी इज गिवन टू द एक्टिंग राउंड, 40% इन द सिंगिंग राउंड एंड 10% इज इन द डांसिंग राउंड। तो टोटल 150 लाख हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्राइज मनी, ठीक है। 3 राउंड्स हैं, टोटल मनी का 50% जो है वो एक्टिंग राउंड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब एक्टिंग को कितना मिलता है, एक्टिंग को मिलता है 50% ऑफ द टोटल प्राइज मनी विच इज़ 150 लाख। तो 50% मतलब 75 लाख एक्टिंग को मिलेगा, 40% सिंगिंग को मिलेगा। तो सिंगिंग को क्या मिलेगा, सिंगिंग राउंड को मिलेगा 40% ऑफ टोटल मनी विच इज़ 150 लाख ना, 40% ऑफ 150। तो अगर आप देखो 0 कैंसिल होंगी तो यहाँ पे 60 आएगा। तो इसको मिल रहा है 60 लाख, सिंगिंग को मिल रहा है 60 लाख, और 10% जो है डांसिंग को मिलता है। तो डांसिंग को मिलता है 150 का 10%। तो डांसिंग को मिलेगा बाकी बचा हुआ 10% ऑफ 15 लाख, मतलब 10% ऑफ 150 लाख, सॉरी 150 लाख कितना हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा। तो एक्टिंग को मिलता है, एक्टिंग राउंड को मिलेंगे 75 लाख, सिंगिंग राउंड को मिलेंगे 60 लाख, और डांसिंग राउंड को मिलेगा 15 लाख। फिर क्या दिया हुआ, इन ईच राउंड प्राइज मनी इज गिवन इन द रेशियो 6:4:3:2 टू द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ रैंकर्स रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट रैंक पे जो आएगा, सेकंड पे जो आएगा, थर्ड पे जो आएगा, फोर्थ पे जो आएगा, इनको जो प्राइज मिलेगा, नो इट इज गिवन दैट फॉर एवरी राउंड, इन ईच राउंड, हर राउंड की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। हर राउंड में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आएंगे उनको जो प्राइज मनी मिलेगी दैट वुड बी इन द रेशियो 6:4:3:2, ठीक है। 6:4:3:2 रेशियो में सबको हमने प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंकर्स को। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉप 4 रैंकर्स इन द 3 राउंड्स, रैंक 1 इज द बेस्ट एंड रैंक 4 इज द लीस्ट रैंक, इट शुड बी लीस्ट, ठीक है, लीस्ट रैंक होना चाहिए। सो अजय डिड नॉट गेट अ बेटर रैंक देन विजय इन एक्टिंग बट ही गॉट अ बेटर रैंक इन विजय इन डांसिंग। तो देखो यहाँ से हमें इतना तो क्लियर है कि अगर मुझे प्राइज मनी भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, और अगर मैं क्वेश्चंस के ऊपर देखूँ, क्वेश्चन पहला कह रहा है हु गॉट द सेम रैंक इन ऑल 3 राउंड्स, तो मुझे तीनों राउंड्स में इन लोगों के जो रैंक है ना उनको अरेंज करना पड़ेगा। हु इज़ द विनर, हु वाज द सेकंड विनर, सेकंड प्लेस होल्डर, ठीक है, थर्ड कौन आया, फोर्थ कौन आया। तो हर राउंड में हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन लोगों को अरेंज करना पड़ेगा, इनको रैंक, इनके रैंक को यहाँ पे हमें अरेंज करना पड़ेगा, राइट जी। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको एक बार लिखते जाएंगे। अब ना यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप पूरे पॉइंट 6 के 6 पॉइंट पढ़ोगे, यू विल फाइंड के जो 4 लोगों की बात हो रही है उनमें एक अजय है, एक विजय है, एक विनय है और एक संजय है। ये 4 लोग हैं, अजय, विजय, विनय और संजय, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अजय डिड नॉट गेट अ बेटर रैंक देन विजय इन एक्टिंग। तो चलो ठीक है, एक बार यहाँ पे लिखते हैं, एक्टिंग में इनके रैंक हमने लिखने हैं, ठीक है। फिर हमने लिखने हैं इनके रैंक सिंगिंग में, और फिर लिखना है हमने इनके रैंक्स को डांसिंग में। अब क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अजय डिड नॉट गेट अ बेटर रैंक देन विजय इन एक्टिंग। तो मतलब विजय का रैंक यहाँ पे एक्टिंग में अजय से ज़्यादा है, अजय से अच्छा रैंक है, ठीक है। तो मैंने विजय को VJ से डिनोट किया, विनय को VN से डिनोट करूँगा।
अगर सिर्फ इनिशियल लेके चलूँगा तो फिर दोनों वी और वी सेम हो जाएंगे। तो विजय को वी जे लिखा है, विनय को वी एन लिखेंगे। सो अजय डिड नॉट गेट अ बेटर रैंक देन विजय इन एक्टिंग बट ही गॉट बेटर रैंक देन विजय इन डांसिंग। तो अजय का रैंक डांसिंग में विजय से अच्छा है। तो अजय का रैंक डांसिंग में विजय से अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट सेज विनय गॉट अ बेटर रैंक देन संजय इन एक्टिंग। विनय गॉट अ बेटर रैंक देन संजय। ठीक है जी, विनय का रैंक, विनय को मैंने वी एन से डिनोट किया, इसका रैंक संजय से अच्छा है इन एक्टिंग। ठीक है, विनय गॉट अ बेटर रैंक देन संजय इन एक्टिंग। सेकंड पॉइंट से ये समझ आ रहा है। सो सेकंड पॉइंट भी यूज कर लिया हमने। मैं कम टू थर्ड पॉइंट। थर्ड क्या कह रहा है? ओनली अजय इज बिटवीन विजय एंड संजय एज फार एज रैंक्स इन डांसिंग आर कंसर्न्ड। तो अगर डांसिंग की बात करें तो अजय ही है जो विजय और संजय के बीच में है। अजय इज द ओनली पर्सन बिटवीन विजय एंड संजय। सो ये विजय है आपके पास, अजय शुड बी ओनली पर्सन बिटवीन विजय एंड संजय, विच मीन्स संजय का रैंक अजय से ऊपर होना चाहिए। सो ऑर्डर शुड बी संजय अजय विजय कंसेक्यूटिवली। अब विनय विजय के बाद भी हो सकता है या संजय से पहले हो सकता है। ठीक है, सो अजय इज द ओनली वन बिटवीन संजय एंड विजय। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। विजय गॉट बेटर रैंक देन संजय इन सिंगिंग राउंड। ठीक है, विजय का रैंक सिंगिंग में संजय से अच्छा था, बट डिड नॉट गेट अ बेटर रैंक देन संजय इन एक्टिंग। तो संजय का रैंक विजय से अच्छा है एक्टिंग में। विजय गॉट बेटर रैंक देन संजय इन सिंगिंग बट डिड नॉट गेट बेटर रैंक देन संजय इन एक्टिंग। तो इसका मतलब एक्टिंग में संजय का रैंक जो था विजय से अच्छा था। संजय का रैंक यहाँ पे एक्टिंग में विजय से अच्छा है। और अगर इसको कंपेयर करूं साथ में मैं, विजय का रैंक आगे अजय से अच्छा है, तो अजय यहाँ पे लास्ट रैंक पे आएगा। तो एक्टिंग के हमने चारों लोगों को अरेंज कर दिया। ठीक है, सो विनय इज द टॉप रैंकर, देन कम संजय, थर्ड इज द विजय एंड फोर्थ इज द अजय। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट 5 कह रहा अजय डिड नॉट गेट अ बेटर रैंक देन विनय इन डांसिंग। अजय डिड नॉट गेट बेटर रैंक देन विनय। अब मुझे पता है यहाँ पे संजय, अजय और विजय ये तो कंसेक्यूटिव पोजीशन पे हैं डांसिंग के अंदर एज पर द पॉइंट नंबर 3। ठीक है ना। अब यहाँ पे अजय डिड नॉट गेट द बेटर रैंक देन विनय, तो मतलब विनय अजय के बाद नहीं आएगा, विनय अजय से पहले आएगा। तो इसका मतलब विनय यहाँ पे भी फर्स्ट होना चाहिए। विनय शुड बी फर्स्ट, फिर संजय आना चाहिए, फिर अजय, फिर विजय। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, अगर आप पॉइंट नंबर 3 को देखेंगे वहाँ क्लियरली मेंशन्ड है दैट ओनली अजय इज बिटवीन विजय एंड संजय इन डांसिंग। ओनली अजय इज बिटवीन विजय एंड संजय। तो संजय और विजय के बीच में सिर्फ अजय ही आएगा, विनय नहीं आएगा। तो विनय या तो विजय के बाद आएगा या संजय से पहले आएगा। अगर इसको आप विजय के बाद रखते हो तो अजय का रैंक विनय से अच्छा हो जाएगा। दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पॉइंट नंबर 5। ठीक है, विनय का रैंक जो है वो बेटर है देन संजय, अजय। ठीक है, विनय का रैंक बेटर है देन अजय। अजय का बेटर रैंक नहीं है। अजय डिड नॉट गेट द बेटर रैंक देन विनय इन डांसिंग। ठीक है, अजय डिड नॉट गेट द बेटर रैंक देन विनय इन डांसिंग। तो विनय का रैंक अजय से बेटर है इन डांसिंग। राइट जी। चलो पॉइंट 5 फिर से पढ़ते हैं। अजय डिड नॉट गेट द बेटर रैंक इन विनय इन डांसिंग बट गॉट अ बेटर रैंक इन देन विनय इन सिंगिंग। अजय का रैंक विनय से सिंगिंग में अच्छा है। विनय से अजय का रैंक विनय से सिंगिंग में अच्छा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो हमने एक्टिंग के भी इनको चारों को अरेंज कर दिया, विनय, संजय, विजय और अजय। डांसिंग में देखो, डांसिंग में भी इनको अरेंज कर दिया, विनय, संजय, अजय और विजय। ठीक है। नाउ कम टू लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। ओनली संजय इज बिटवीन अजय एंड विजय एज फॉर द रैंक्स इन सिंगिंग इज कंसर्न्ड। तो सिंगिंग में क्या हो रहा है? ओनली संजय इज बिटवीन अजय एंड विजय, मतलब अजय और विजय के बीच में संजय है। तो अजय और विजय के बीच में संजय है, मतलब संजय का रैंक ऐसे आएगा। ठीक है, अजय और विजय के बीच में संजय है, विजय का रैंक संजय से अच्छा है, तो संजय का फिर अजय से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि संजय ही ओनली पर्सन है जो अजय और विजय के बीच में है। ठीक है ना। तो इसका मतलब विजय, संजय, अजय और विनय, ये आपका ऑर्डर बनेगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये हमने तीनों जो है अरेंज कर दिए यहाँ पे। अब इसको हम इरेज कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को। सिमिलरली हम इस पार्ट को भी इरेज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये इनका ऑर्डर एक्टिंग में हो गया, ये सिंगिंग में हो गया और ये इनका डांसिंग में ऑर्डर बन गया। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। आई होप सबको समझ आया होगा। देखो इसमें इन्फॉर्मेशन इतनी कोई मुश्किल नहीं थी, ठीक है ना। जहाँ तक इनके रैंक्स हमें अरेंज करने हैं, रैंक अरेंज करने के लिए इतना कोई बहुत मुश्किल काम यहाँ पे हमें नहीं करना पड़ा है। क्वेश्चन देखते हैं। हु गॉट द सेम रैंक इन ऑल 3 राउंड्स। सभी राउंड्स में सेम रैंक किसका है? यू कैन इजिली सी संजय गॉट सेकंड रैंक इन एक्टिंग एज वेल एज इन सिंगिंग एंड डांसिंग। तो संजय इज द वन हु गॉट द सेम रैंक इन ऑल द 3 राउंड्स, ठीक है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। हु गॉट द लीस्ट प्राइज अमाउंट। अब यार यहाँ पे देख के लगता है कि सबका अमाउंट निकालना पड़ेगा, है ना, कायदे से हो, बट थोड़ा लॉजिकली देखो, संजय का अमाउंट हमेशा अजय से ज़्यादा होगा, क्योंकि संजय सेकंड रैंक पे है, एक्टिंग में अजय से ऊपर है, सिंगिंग में भी अजय से ऊपर है, डांसिंग में भी वो अजय से ऊपर है। तो संजय का अमाउंट अजय से ऊपर रहेगा। तो हमें बोला गया लीस्ट अमाउंट किसको मिला, तो संजय को तो नहीं मिल सकता, उसका अमाउंट हमेशा अजय से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, विजय जो है अजय से सिर्फ एक ही राउंड में नीचे रहा, बाकी 2 राउंड में वो अजय से ऊपर है। विजय एक राउंड डांसिंग में ही, जिसमें सिर्फ मिलता भी सिर्फ 15 लाख है, उसी में विजय अजय से ऊपर है, सॉरी विजय अजय से नीचे है। बाकी दोनों राउंड्स में विजय का रैंक अजय से ऊपर है, एक्टिंग में भी और सिंगिंग में भी। तो विजय अजय से ज़्यादा पैसा कमाएगा। विनय को देखो, विनय भी एक ही राउंड में अजय से नीचे है, 2 राउंड्स में तो विनय फर्स्ट आ रहा है, एक्टिंग और डांसिंग में तो वो फर्स्ट आ रहा है। तो विनय का भी अमाउंट अजय से ऊपर होना चाहिए। तो कायदे से देखा जाए तो अजय इज़ द वन जिसका अमाउंट लीस्ट होना चाहिए। बाकी अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉजिकली देखो तो अजय का अमाउंट सबसे कम होना चाहिए। अजय को कितना मिल रहा है देखो ज़रा, एक्टिंग में क्या मिलेगा उसको, एक्टिंग में उसका रैंक इज 4th, तो रेशो में किस रेशो मिलता है, 6 4 3 2, 6 + 4 10 + 3 13 + 2 15। तो अजय को यहाँ मिलेगा 2/15 ऑफ, एक्टिंग में क्या मिलेगा 2/15 ऑफ 75 लाख, 75 लाख, ठीक है। इसका रेशो में पार्ट 2 है, टोटल सम ऑफ रेशोज 15 चल रहा है, तो ये आपका बन गया 10 लाख उसको यहाँ से मिलेगा एक्टिंग से, ठीक है। ऐसे ही सिंगिंग में उसका रैंक 3rd आ रहा है। तो अगर सिंगिंग की बात करें, अजय को सिंगिंग में कितना मिलेगा, 3rd रैंक है उसका, 3rd रैंक मतलब रेशो में उसका पार्ट 3 हो जाएगा। सो 3/15 मतलब 1/5 ऑफ, सिंगिंग में टोटल कितना मिलता है 60 मिलता है, तो 60 लाख, ठीक है। तो ये आपका बन गया 12 लाख। और नेक्स्ट डांसिंग में देखें तो डांसिंग में फिर से अजय का रैंक 3rd आ रहा है, 3rd मतलब फिर से 3/15 मतलब 1/5 हो गया, 1/5 ऑफ 15 लाख, तो 3 लाख उसको यहाँ से मिलेगा। तो टोटल कितना मिला उसको, 10 12 22 और 3 25, ठीक है। चलो इसको एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर नहीं क्लियर हो रहा तो डांसिंग को यहाँ पे लिख लेते हैं, एक बार डांस को यहाँ पे लिख लेते हैं। डांसिंग में भी उसका रैंक 3rd है, 3rd रैंक मतलब 3/15 हो जाएगा, 3/15 मतलब 1/5, तो 1/5 ऑफ टोटल ऑफ डांस विच इज़ 15 लाख। तो डांस में उसको मिल रहा है 3 लाख। तो टोटल कितना मिला, 10 + 12 22 + 3 25 लाख मिल रहा है इसको टोटल, ठीक है। ऐसे बाकियों को चेक कर लीजिए, करना है तो आप यू विल फाइंड कि अजय का रैंक, अजय का अमाउंट सबसे कम है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब लेट्स से विनय की बात करते हैं, ठीक है ना। विनय को देखो, अब संजय का तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संजय तो हर राउंड में अजय से ऊपर है, तो संजय का अमाउंट तो अजय से ऊपर रहना ही रहना है, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप विनय को देखो, विनय एक्टिंग में फर्स्ट आ रहा है, तो अगर विनय एक्टिंग में फर्स्ट आ रहा है तो विनय को एक्टिंग में कितना मिलेगा देखा जाए तो, विनय को एक्टिंग में 6 जो रेशो में उसका पार्ट है डिवाइड बाय 15 इंटू एक्टिंग का टोटल इज 75। तो यार इसको तो यहीं पे 30 लाख मिल गया, जबकि इसको टोटल मिलके 25 लाख मिल रहा है। विनय को तो सिर्फ एक्टिंग में ही 30 लाख मिल रहा है, तो विनय तो इससे ऊपर जाएगा। सेम लॉजिक से आप देखो विजय भी इससे ऊपर जाएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो विजय का अमाउंट भी इससे ऊपर होगा। तो सो वी कैन सेफली से कि अजय इज द वन हु इज गेटिंग द लीस्ट अमाउंट। Now third question, as per the rank in dancing round alone, how much prize money does अजय gets? हाँ, डांसिंग में अजय को कितना मिल रहा है? सो डांसिंग में अजय को मिल रहा है हमारे पास 3 लाख, राइट। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास
ऑर्डरिंग एंड कंपैरिजन या ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसेस का ये पहला लेक्चर था, ठीक है, जिसमें हमने बड़े बेसिक से सेट्स सॉल्व किए हैं। बेसिक डीएलआर सीरीज़ है, जैसे मैं पहले हर लेक्चर के बाद में ये बोलता हूँ कि ये उन बच्चों के लिए है बेसिकली जिन्होंने अभी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और जिनको लगता है कि थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन जो है वो उनको दिक्कत कर रहा है, राइट। तो बेसिक से अगर जो शुरू करना चाहता है ये उसके लिए है। इस सीरीज़ के जो बाकी लेक्चर्स जो हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोरओवर अगर किसी को एडवांस लेवल के सेट सॉल्व करने हैं, किसी को लगता है कि ये सब कुछ जो है इजी है उनके लिए, वो ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं, उनको कुछ एडवांस लेवल के एक्चुअल कैट लेवल के सेट्स चाहिए, तो उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको अराउंड 400 प्लस लॉजिकल रीजनिंग के सेट्स मिलेंगे जो एक्चुअल कैट लेवल के हैं, ठीक है, और अच्छे सेट्स हैं, आप उनको जाके ट्राई कर सकते हो। मोरओवर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हम इसी ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसेस के ऊपर या ऑर्डरिंग एंड कंपैरिजन के ऊपर 2-3 क्लासेस और लेके आ रहे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।